वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 7 और 8 की मार्किंग, जो कि इंपॉर्टेंट फॉर द सब स्टेजेस। इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं पढ़ना, ना ही ज़रूरत है। क्यूरेनियस नर्व्स ना, अच्छा ये वाला सवाल ज़्यादातर MCQs के लिए आता है, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव लिखा हुआ है। अगर आप इसका शॉर्ट समराइज़ करके लिखना चाहते हैं, आप ये वाला टेबल याद कर लें तो इनफ है। और ये जो टेबल है ये MCQ पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन या CQ में नहीं आया करता, ठीक है। और इसके बाद ये तमाम उसी की इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर टाइम है तो पढ़ लें, नहीं तो ऐसा ज़रूरत नहीं है। इस टेबल से इन तमाम चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये डायग्राम ना आगे डर्माटोम्स वगैरह की ये आगे भी आएगी। ये डर्माटोम की नहीं, वैसे इन्होंने बताया हुआ है। अगर आप इसका कंसेप्ट लेना चाहते हैं ना, इस डायग्राम को देख लीजिएगा, इन दोनों डायग्राम्स को। इनका कंसेप्ट भी आपको समझ आ जाएगा कहाँ कहाँ पे सप्लाई करें, बिकॉज कि आपने अभी तक कलर नर्व और ये मीडियन नर्व वगैरह नहीं पढ़ी होंगी। अगर इनको समझना है तो इन डायग्राम्स के थ्रू पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है डर्माटोम। डर्माटोम बहुत ही इम्पोर्टेंट है CQ। और अगर इस चैप्टर में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो वो सिर्फ यही आता है डर्माटोम्स का। आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, और एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फीचर्स ना आपने एक मतलब सुपरफिशियली रीड कर लेना है, लेकिन जो मेन चीज़ है ना वो ये डायग्राम है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस डायग्राम अगर आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है ना, तो ये डायग्राम अगर आप नहीं बनाओगे तो आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। तो जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको रीड कर लेना। और इसके अलावा जो डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कि आपने डायग्राम को एक्सप्लेन करना, और इन इन जो है जितनी भी लाइंस लिखी है ना, इसका बेसिकली डायग्राम को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप डायग्राम याद कर लेते और ये लाइंस पढ़ लेते तो आपको लाइंस की भी समझ आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्लिनिकल्स तो आपने तकरीबन सारे ही पढ़ने होते हैं, उसमें जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो नोट कर लें। अब यहाँ पर सुपरफिशियल वेंस, सुपरफिशियल वेंस स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरल रिमार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ में ना इंडिविजुअल वेंस में से कभी कभार MCQ बन जाते हैं, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। डॉर्सल वेनस आर्च, सेफेलिक वेन एंड बेसिलिक वेन एंड मीडियल क्यूबिटल वेन ये ठीक है। डीप वेन्स के बारे में नहीं पूछा जाता, और मीडियन वेन ऑफ द आर्म बेशक पढ़ ले एक मरतबा, लेकिन ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपने इसको भी एक मरतबा सुपरफिशियली रीड ही करना है। और इसमें से जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आपको लग रहे हैं उन्हें नोट डाउन कर लें, लेकिन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आया करता, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इसके बाद लिम्फेटिक्स। लिम्फेटिक्स में से ना बहुत बहुत मुश्किल है कोई सवाल आए या कोई MCQ वगैरह आए। हम लोग तो यही कहते हैं कि आप अगर लिम्फेटिक्स को नहीं भी करेंगे काम चल जाएगा। स्टार्टिंग में इसे ना करें। एंड लिम्फ नोड के ना सिर्फ आपको नेम्स आने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नेम्स आने चाहिए, और इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड lymph vessels are difficult, lymphatics, superficial lymphatics, deep lymphatics, यहाँ पर भी ना सिर्फ आपको ये पॉइंट्स आने चाहिए, मतलब आपको पता हो कि कहाँ कहाँ से लिम्फेटिक्स जो है वो गुजर रही हैं, या जो डीप लिम्फेटिक्स है वो कहाँ कहाँ से ड्रेन कर रही हैं। इसको भी आपने एक मतलब रीड कर लेना। बहुत मुश्किल है कि इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आए या फिर MCQ आए, ठीक है। लेकिन बैड लक का पता नहीं होता, इसलिए से अगर आपने किसी भी मिसहैप से बचना है तो एक मतलब रीड ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद टॉपिक आता है आर्म। अब जिन लोगों का वाइवा है ना, तो उन लोगों ने एक मरतबा जो सरफेस लैंडमार्क्स हैं उनको रीड लाजमी कर लेना। जिनका रिटर्न है वो बेशक इसे ना पढ़ें, कुछ भी ना पढ़ें, इसमें से उनका हो जाएगा। लेकिन जिनके जो वो वाइवा है वो सरफेस लैंडमार्क्स एक मरतबा पढ़ लें, बिकॉज के कभी कभार एग्जामिनर सरफेस लैंडमार्क्स में से कोई इंपॉर्टेंट पूछ लेता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट जो आता है वो है कंपार्टमेंट्स ऑफ द आर्म। कंपार्टमेंट्स ऑफ द आर्म स्टार्टिंग में तो उसने यही बताया हुआ है कौन कौन से कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। एक आपका फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है, दूसरा एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है। अब यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है, जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है, उसको मज़ीद 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया बाय द 2 एडिशनल सेप्टा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है किस लिहाज से, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे आपने एक मरतबा देख लेना है, ये लाइंस आपको आनी चाहिए, इसका कंसेप्ट होना चाहिए। इसके बाद एंटीरियर कंपार्टमेंट, मसल्स, कुछ नहीं करना है इसमें से। मॉर्फोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कोरकोब्रैकियलिस। अच्छा यहाँ पर ना एक ये बात बताई गई है लिगामेंट ऑफ स्ट्रूथर्स की, बस ये आपको पता हो, और इसमें से और कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये लाइंस आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है नर्व्स। नर्व्स
जितनी भी होती हैं उनके ना चंद एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। अब जैसे मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व है, इसकी एक आपको रूट वैल्यू आनी चाहिए, इसके बाद आपको इसकी बिगनिंग आनी चाहिए, देन कोर्स आना चाहिए, एंड देन टर्मिनेशन आनी चाहिए कि टर्मिनेट कैसी करती है बाय कॉन्टिन्यूस पर लेटरल क्यूटेनियस नर्व द फोरआर्म, वो आप आगे पढ़ेंगे। सो इसके बाद मेन चीज़ जो होती है वो रिलेशंस ना कोई भी नहीं पूछा करता, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद आनी चाहिए आपको ब्रांचेस, ठीक है, और एक डायग्राम बना दे साथ, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है तो आपको नर्व्स में पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। सो मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व स्टार्टिंग में जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट है, एंड देन रूट वैल्यू आपको आनी चाहिए, ओरिजिनल कोर्स एंड टर्मिनेशन आना चाहिए, रिलेशंस नहीं करने, और इसके बाद आते हैं ब्रांचेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो ब्रांचेस आपने कर लेनी है, और इसके अलावा ना यहाँ पर एंड में ये बताता है कि टर्मिनेट कैसे करती है थ्रू लेटरल क्यूटेनियस नर्व द फोरआर्म, ये वही बात है जो मैंने बता दी थी। सो असल में क्या होता है कि जो ये नर्व होती है यहाँ से पास करती है, कोराकोप्रैक्टिस को पियर्स करती है, यानी उसके अंदर से होते हुए इस तरह मूव करती है, और इस पॉइंट में आके ना जो आपका है सब कहते हैं फ्लेक्शन पॉइंट होता है एल्बो से थोड़ा सा ऊपर, तकरीबन 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर अबव, ये सुपर डी फेशिया को पियर्स करती है, और देन ये मूव करती है बिलो द सुपरफिशियल फेशिया या बिटवीन द सुपरफिशियल फेशिया एंड द डी फेशिया, और कॉन्टिन्यू क्यूटेनियस नर्व के तौर पर रिएक्ट करती है ऑफ द फोरआर्म, ठीक है। एल्बो से नीचे का जो पोर्शन है उसे आप फोरआर्म कहते हैं, और उससे जो ऊपर का पोर्शन है उसे आप आर्म कहते हैं, ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। सो इसके बाद हम लोग मीडियन नर्व देख लेते हैं, उसे मतलब रीड करना है। यहाँ पे ना इसके थोड़ा बहुत पॉइंट्स बताए होते हैं कि ये पास कहाँ से कर रही है। सो आप ना आगे चैप्टर नंबर जो 9 है उसके अंदर डिटेल से बताया गया है कि जो है आपका जो मीडियन नर्व है या जो अल्नर नर्व वगैरह है, रेडियल नर्व वगैरह हैं, वो किस तरह पास कर रही हैं और कहाँ कहाँ से पास कर रही हैं। सो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो आप वहाँ पे भी करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। हाँ, अगर आपको यहीं पे जोश आ रहा है कि मैंने यहीं पे करनी है, तो है ना भानु प्रकाश की वीडियोस होती हैं, सो उसने बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया होता है नर्व्स को। सो आपने आपको देखनी है तो वो देख लेना ही, तो यहाँ से सिर्फ एक मतलब रीड करना भी आपको ज़रूरत नहीं है, वो आप आगे पढ़ेंगे तो उन टॉपिक्स में क्लियर हो जाएगा। सो अभी यहाँ पे सिर्फ एक मतलब ऐसे रीड करना है और जो पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट किए मतलब पढ़ लें। इसके बाद आती है बाइसेप्स ब्रैकियल आर्टरी, सॉरी। सो ब्रैकियल आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे भी कहीं आर्टरीज या नर्व्स का जिक्र आता है सो आपने बताना होता है कि उसी तरह ही कि उसके फीचर्स वगैरह, यानी कि स्टार्ट कहाँ से हो रही है और कोर्स क्या है उसका, एंड देन एंड कहाँ पे हो रही है, ठीक है। अब आर्टरी के ना रिलेशंस एक मतलब आप पढ़ लेने हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं, लेकिन बिकॉज के आर्टरी है और आर्टरी का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, सो एक मतलब ना रिलेशन इसके रीड कर लीजिएगा, मैं तो यही कहूँगा। और अगर याद रखना है तो एक एक रिलेशन आप याद रख सकते हैं इसका, सिर्फ एक रिलेशन, ठीक है। यानी कि एंटीरियरली एक चीज़ आनी चाहिए आपको, ठीक है, एंटीरियरली सिर्फ एक ही चीज़। यहाँ पे तो बहुत सी ज़्यादा बातें बताई गई होती है ना कि एंटीरियरली ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। सो अगर आपने ज़्यादा खजालत से बचना है तो एंटीरियरली सिर्फ एक चीज़ आपको आनी चाहिए, पोस्टीरियरली एक चीज़ आनी चाहिए, मीडियली एक चीज़ आनी चाहिए, एंटीरियरली पोस्टीरियरली मीडियली और लैटरली एक चीज़ पता हो, बस एनफ है। लेकिन अगर नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, लेकिन जो ब्रांचेस है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रैकियल आर्टरी SCQ आता है और उसमें अगर आप ब्रांचेस नहीं लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा जहाँ तक डायग्राम की बात है तो ये वाली डायग्राम बेशक बना लो, बिकॉज का ये तो बहुत ही टफ किस्म की बनी हुई है, ये डायग्राम भी बना लोगे तो एनफ है। लेकिन यहाँ पर ना आपने ये टेरिस मेजर जो है मसल वो यहाँ पे लाजमी बताना है कि टेरिस मेजर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, बिकॉज के उससे ऊपर जो होता है वो एक्सिलरी आर्टरी होती है ना, तो आप पता हो कि बिगिनिंग कहाँ से और फिर कोर्स कहाँ पे, टर्मिनेशन कहाँ पे, टर्मिनेशन यहाँ पे जाकर इस पॉइंट पर होती है। इसके बाद यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इसका एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट, यहाँ पे आप इसे इस तरह कह सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कोई भी आपका वाइवा एग्जामिनर है अगर वो इस चैप्टर में से सुनना चाहता है ना, या कोई भी अगर पेपर सेटर है या कोई मतलब कि जिस तरह कहते हैं एक रूटीन का पेपर सेटर है या उसने काफ़ी ज़्यादा उससे एक्सपीरियंस है, तो वो इसमें से लाजमी ये वाला सवाल उठाएगा कि एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट बताएं। सो एक तो आपको अच्छा एक ना कहते हैं कि ड्रॉ करनी आनी चाहिए। सो ड्राइंग ना आपको यूट्यूब से मिल जाएगी,
बिकॉज कि यहाँ पे तो बहुत ही टफ किस्म की बनाई गई है वीडियोज़ में आप देख लेंगे वो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर अब एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट, इसमें ना सारे को रट्टा नहीं लगाना, तो सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि फ्रंट पे कौन सी हो रही है, फ्रंट के मीडियल साइड और फ्रंट के लेटरल साइड, एंड देन आप कह सकते हैं कि बिहाइंड द मीडियल साइड और बिहाइंड द लेटरल साइड। ठीक है। सो यहाँ पर उसने बताया हुआ है कि फ्रंट ऑन द एपिकोंडाइल, यानी कि ये जो फ्रंट है एपिकोंडाइल का मीडियल साइड पे, सॉरी लेटरल साइड पर, सो वहाँ पर ऊपर से एक ब्रांच आ रही होती है जिसे हम कहते हैं डिसेंडिंग ब्रांच ऑन द प्रोफंडा ब्रैकी आर्टरी या लेटर डिसेंडिंग ब्रांच ऑन द प्रोफंडा ब्रैकी आर्टरी। ठीक है। एंड देन वो एनास्टोमोस करता है जो कि नीचे से, अब लेटरल साइड पर ना आपकी रेडियल आर्टरी होती है, रेडियल आर्टरी से ही एक ब्रांच ऊपर की तरफ जाएगी। इसी तरह मीडियल साइड पर अगर देखें तो सॉरी आप अगर मीडियल साइड पे देखें, हाँ, सो यहाँ पर ना ऐसा होता है कि ऊपर से ही सुपीरियर अल्नर और इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरीज ब्रांचेस निकलती हैं ब्रैकियल आर्टरी की। सो जो इंफीरियर अल्नर आर्टरी होती है वो एंटीरियर रहती है और जो सुपीरियर अल्नर आर्टरी होती है वो पोस्टीरियरली चली जाती है। सो पोस्टीरियरली एनास्टोमोस करेगी नीचे से निकलने वाली अल्नर आर्टरी के साथ, और इंफीरियर आर्टरी निकलेगी जो है इंफीरियर अल्नर आर्टरी जाके आके एनास्टोमोस करेगी विद द एंटीरियर ब्रांच ऑफ द अल्नर कोलेटरल आर्टरी। आप इसे आप कह देते हैं, यहाँ पर इसने बताया हुआ एंटीरियर अल्नर रिकरेंट ब्रांच। ठीक है। सो अगर आपने ये डिटेल से समझना है ना एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट, सो मेरी भी वीडियो अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं और इंशाल्लाह मैं वो अपलोड कर दूंगा जल्द ही। सो इसके बाद चेंज द लेवल ऑफ द इंसर्शन ऑफ द कोरैकोमैकियालिस, सो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ MCQs ही आ सकता है, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल है। सो इसके बाद आता है इंक्यूबेटल फोसा। अच्छा, ये यहाँ तक एंड कर रहा है ये वाला टॉपिक ना, सो इसको बस एक मतलब रीड कर लेना, नहीं तो ऐसा ज़रूरत नहीं है इसकी, कोई भी नहीं पूछता ये। इसके बाद आता है क्यूबाइटल फोसा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर इस चैप्टर में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन उठ रहा है ना तो ये वाला टॉपिक ज़रूर उठेगा, क्यूबाइटल फोसा, और आपकी मैक्सिमम चांस है कि आपके स्टेज में भी आएगा और आपकी सब स्टेज में भी आएगा अगर रिटर्न है। सो इसकी तमाम चीज़ें करनी है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना, आपने तमाम टॉपिक्स पढ़ने क्यूबाइटल फोसा के। यहाँ तक ये टॉपिक एंड हो रहा है, सो इसको आपने तमाम कर लेना है। इसके बाद आ जाता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। सो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का ना स्टार्टिंग में फीचर्स तो ऐसा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर उसने मसल बताया ट्राइसेप्स ब्रैकिया है, तो जिस तरह मैं पहले बताता हूँ कि आपने मसल्स को KLM टेबल से कर लेना, वहाँ पे डिटेल से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई होती हैं। और सादा अगर आप डायग्राम भी याद रखते हैं ना जहन में तो उसको याद रखना ईजी हो जाता है। इसके बाद ये रेडियल और मस्क्यूलर स्पाइरल नर्व। सो जिस तरह मैंने पहले बताया कि नर्व जितनी भी होंगी वो इंपॉर्टेंट होती हैं। सो यहाँ पर ना ओरिजिन कोर्स एंड टर्मिनेशन इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में आपने रूट वाली तो करनी है, फिर उसके बाद ओरिजिन कोर्स एंड टर्मिनेशन या बिगिनिंग कोर्स एंड टर्मिनेशन ये भी आना चाहिए। एंड देन उसके बाद रिलेशंस, तो जिस तरह मैं बताता हूँ कि रिलेशन बस एक आपको आना चाहिए, 1 2 3 4, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक मतलब रीड करना है, लेकिन मुमकिन है कि वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लें, सो उससे बचने के लिए आपने इसे तैयार कर लेना। इसके बाद आती हैं ब्रांचेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो ब्रांचेस तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और जब भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपने ये लाजमी लिखने हैं, समझ आ गई। सो इसके बाद ना यहाँ पे क्लिनिकल होता है सैचुरेटेड पॉलिसी या फिर क्रच पॉलिसी और या फिर ये रिस्ट्रॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों क्लिनिकल, सो ये भी आपको आना चाहिए। इसके बाद प्रोफंडा ब्रैकिया आर्टरी, स्टार्टिंग वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, एंड देन ब्रांचेस भी इंपॉर्टेंट है। सो ये भी आपको तमाम टॉपिक आना चाहिए। वैसे शॉर्ट क्वेश्चन MCQ में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन MCQs में से इसमें से बहुत से बन जाते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर जो 7 है और जो 8 है वो ख़त्म हो जाता है, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है या कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।